आप सभी के साथ। जम्मू कश्मीर की सियासत और सूरत हाल के लिए आज का दिन बेहद अहम रहा। वजह भी है क्योंकि बजट पेश हुआ। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में अपनी हुकूमत का बजट पेश किया है। ये दूसरा बजट। ये बजट सिर्फ आंकड़ों का नहीं है बल्कि दावों, वादों और इरादों का दस्तावेजात बताया जा रहा है। कुल 1,13,767 करोड़ रुपए का बजट है, जिसमें सरकार ने रोजगार, सेहत, तालीम, ज़राअत और बुनियादी ढांचों को तरजीह देने की दावा किए हैं और वादा किया है। बजट में सबसे बड़ा ऐलान आशा वर्कर की सैलरी बढ़ाने के लेकर के है। डेली वेजर्स को रेगुलर करने को लेकर के एक रोड मैप लाने की बात कही गई है। हालांकि रोड मैप तो पहले भी दिया गया था। मजदूरों के हुकूक की हिफाजत के लिए सरकार ने खुद को पाबंदे अहद बताया है। सीएम का कहना है कि मजदूरों के लिए सराय बनेगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत किया जाएगा, 200 नई ई बसेस खरीदी जाएंगी जिनमें खवातीन को मुफ्त में सफर मिलेगा। साथ ही 50 नई सेवाएं शुरू की जाएंगी, ऐसी सेवाएं जिससे लोगों को फायदा होगा। सरकार का दावा है कि जम्मू कश्मीर की मईशत आने वाले वक्त में 11% की रफ्तार से बढ़ेगी। बजट में समाज के कमजोर तबकों पर भी खास फोकस किया जाएगा। अनाथ बच्चों को हर महीने 4,000 रुपए मिलेंगे। गरीब लड़कियों की मदद और बेघरों के लिए 3 लाख से ज्यादा घर बनाए जाने का ऐलान भी है। इसके साथ ही हर एक घर को 6 मुफ्त गैस सिलेंडर देने की बात कही गई है। बिजली और पानी 2 सबसे अहम मुद्दों पर सरकार का दावा है कि इस साल 3,362 मेगावाट बिजली सप्लाई दी जाएगी। 393 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट जो कि पूरे होने वाले हैं। जल शक्ति के तहत 2,558 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तालीम और सेहत 2 मोर्चों पर बड़े पैमाने पर वादे किए गए हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान हुआ है, जिसकी काफी ज्यादा कशीदगी जिसकी वजह से फैल रही थी। 257 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं। एमबीबीएस सीटों में इजाफा किया जाएगा। कैंसर के इलाज के लिए बेहतर सहूलत मिलेगी। स्कूल कॉलेजों को ज्यादा फंड दिया जाएगा। रोजगार की उम्मीदें लगाए बैठे नौजवानों के लिए एक बड़ा संकेत। सरकारी सेक्टर में 23,000 नई वैकेंसी होंगी। जम्मू और श्रीनगर में IT पार्क और 5 नए ITI डेवलप किए जाएंगे ताकि नौजवानों को हुनर सिखाया जा सके। खेल और सियाहत और सांस्कृतिक को बढ़ावा देने के लिए 92 खेलो इंडिया सेंटर, 155 करोड़ का स्पोर्ट बजट, वाटर स्पोर्ट्स, विंटर स्पोर्ट्स और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी का भी जिक्र किया गया। किसानी और बागवानी सेक्टर को भी बड़ी उम्मीदें लगाई गई हैं। उम्मीदें थी भी, लेकिन इस मर्तबा कुछ ऐलान भी हुए हैं। खास तौर पर मछली पालन, मधुमक्खी पालन, डेयरी फार्मिंग, 7 नए मिल्क प्लांट और किसानों की आमदनी बढ़ाने पर जोर। साथ ही गैर कानूनी माइनिंग पर भी सख्ती की बात कही गई है। एसटी इलाकों में सोलर पावर मिशन युवा के तहत ट्रेनिंग, SCI स्कीम में ब्याज मुक्त कर्ज देने की बात कही गई। और इन तमाम तर चीज़ों को लेकर के उमर अब्दुल्ला सरकार का कहना है कि यह बजट तरक्की, रोजगार और भरोसे का बजट है अगर ओवरऑल किया जाए तो या कहा जाए तो। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या ये ऐलान ज़मीन पर उतरेंगी या नौजवानों, किसानों और आम आदमी की उम्मीदों पर खड़ी उतरेंगी। इसके अलावा इसमें ऐसा क्या था जो इससे पहले ऐलान नहीं किया गया, और ऐसा क्यों लग रहा है कि पिछली जितने भी बजट खासतौर पर सेंट्रिक रही हैं उसमें सेंटर की ही बहुत सारी स्कीमों को डाल दिया गया है। जवाब वक्त देगा, लेकिन आज जो बजट पेश हुआ उसमें जम्मू कश्मीर के आने वाले कल की दिशा जरूर तय करेगा। My government will enhance budgetary support to the Jammu and Kashmir Trade Promotion Organization to actively promote handicrafts and handloom products through regular buyer-seller meetings, creating direct market linkages between local artisans and national and international buyers. I am happy to share that we have received financial support of up to 200 crores for the construction of Unity Mall. It will serve handicrafts, handlooms and traditional enterprises from all states and UTs. I propose the modernization of the accountancy training institutes at Srinagar and Jammu with a cost of 10 crores under SASTI framework. My government has submitted a proposal for availing 350 crores under this incentive to build long-term institutional capacity. I wish to inform this august House that my government is actively contemplating a structured incentive scheme for employees posted in such remote and hardship areas. My government will ensure that all industrial units availing any form of government concession, whether in the form of subsidy, electricity or land, must give due priority to employment of local youth from Jammu and Kashmir. To support horticulturalists, I announced the implementation of the restructured weather-based insurance scheme.
and Saffron in Jammu division, in which the sum insured would be 6,594.93 crores. My government will establish one embryo transfer technology lab in every district. I propose to further modernize pilgrim infrastructure with an outlay of 180 crores during 26-27 in partnership with the Border Roads Organization to improve road connectivity, emergency response systems and logistical support. I further propose to construct 127 new Anganwadi centers, one in each CDPO block. I propose an outlay of 70 crores for scholarship support to over 3 lakh tribal students, covering 2.82 lakh pre-metric and 17,000 post-metric scheduled tribe students. I further propose to establish full-fledged emergency medical departments in all government medical colleges over the next 2 financial years. My government will roll out a cancer control strategy for J&K in collaboration with NITI Aayog and ICMR. I propose to establish 2 dedicated emergency and accident hospitals, one at Uri and another at Poonch. I also propose the purchase of bulletproof ambulances for border districts. I propose to extend the free government transport facility to persons with disabilities. As a measure to ensure a strong social protection framework, I propose to provide full free waiver to all students belonging to AAY families studying in government schools, having no stable source of income and are not receiving any such benefit from the Mission Vatsalya framework. Each child under this will receive a monthly sponsorship of 4,000 rupees through direct benefit transfer. To reduce the household energy burden on vulnerable families, improve health outcomes by discouraging use of solid fuels and protect poor households from inflationary pressure, I propose to provide 6 free gas LPG cylinders per year. For 26-27, the total gross receipts are estimated at 1,27,767 crores, including the provision for ways and means advances and overdraft of 14,000 crores. Given these receipts, the total gross expenditure is estimated at 1,27,767 crores. The total net budget estimates for fiscal 26-27 are 1,13,776 crores, excluding the provision for ways and means advances and overdraft. This includes 80,640 crores and 33,127 crores under revenue and capital expenditure respectively, under the budget estimates for 26-27, and 90,018 crores and 23,749 crores as expected revenue receipts and capital receipts, respectively, under budget estimates for 26-27. The old tax revenues, both tax and non-tax, are old revenues. Both tax and non-tax are estimated at 31,800 crores. In addition to this, 42,752 crores is to flow as central assistance and 13,400 crores as CSS to Jammu and Kashmir. The tax GDP ratio was projected at 7.5% for 25-26. The tax GDP ratio is projected at 6.6% for 26-27. Fiscal deficit for the year 25-26 was estimated to be 2.98%. This was substantially lower than 5.5% in 24-25. The fiscal deficit for the year 26-27 is estimated to be 3.69%, which is substantially higher than 3.63% in 25-26. GDP for the year 25-26 has been projected at 2,88,422 crores, which showed a growth of 9.5% over the previous year. GDP for the year 26-27 has been projected at 3,15,822 crores, indicative nominal GDP, which shows a growth of 9.5% over the previous year. बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या, कुछ न समझे खुदा करे कोई। शायद
टाइम की किल्लत होगी। उमर साहब ने काफ़ी चीज़ों को एक लाइन में एक सांस में बोल दिया और जाहिर है कि आज उनका काम भी बहुत ज़्यादा था। इस वजह से इन चीज़ों पे टिप्पणी करने के बजाय आते हैं आज के इस बजट पे, क्योंकि प्रीवियस बजट भी आपकी नज़रों के सामने में है। नहीं भी होगा तब भी हम बता देंगे और एक्सपर्ट्स उसके हवाले से सवालात के जवाब भी देंगे और उसमें कितना कुछ हुआ है अब तक, क्या कुछ होने की ज़रूरत है, पिछले कितने वादे हैं। और मैंने जैसा कि आपको कहा कि इस बजट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा क्यों लग रहा है कि सारी की सारी चीज़ें अगर सेंटर को हटा दिया जाए तो शायद इसमें कि बहुत सारे वादे बजट के अंदर जो चीज़ें रखी गई है वो शायद सेंट्रिक ना हो करके पूरे स्टेट के लिए कुछ खास तौर पे नजर नहीं आया। लेकिन ये सिर्फ एक ख्याल है, इसमें कितनी सच्चाई है इसके बारे में एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर सेंटर और स्टेट दोनों मिल करके कदम से कदम, ताल से ताल मिलाकर के अगर चले तो इसमें बुरा क्या है। रमीज मखदूमी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और खास बातचीत में आपका स्वागत करते हैं सर। सैयद रिजवान साहब, सैयद रिजवान गिलानी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और लगातार इन तमाम तर चीज़ों पर खास तौर पे इनकी नज़र रहती है। और पीरज़ादा हिदायतुल्लाह साहब है हमारे साथ, प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एसोसिएशंस। आप तीनों हजरात का खैर मकदम करते हैं और आते हैं सीधे सवाल पर। सबसे पहले चूंकि इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से हमने कहा कि ये सारी चीज़ें जो असेंबली में चली है लोगों ने देखी है, लेकिन इसमें की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग शायद देखने से वंचित रह गए हैं। सैयद रिजवान साहब, एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि इस बजट को आप किस नज़र से देख रहे हैं। इससे पहले के बजट को भी आप अपनी नजरों में रखिए और इस बजट को भी देखिए। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे दावत देने के लिए और बजट पे बात करने के लिए। बहरहाल मैं इतना बताऊं कि अभी क्या है कि बजट बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है। स्पीच तो हमने भी सुनी इस शो में, पहले भी हमने सुना, तो लेकिन कुछ एक वो कर्सरी लुक अगर हम बजट पे दे दें तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें तो है ये मतलब ठीक भी है, कहीं कहीं पे ये एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पा रहा है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि एक्सपेक्टेशंस को लेके कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले गवर्नमेंट ने खुद एडमिट किया था कि जीएसटी कलेक्शन जो है वो कम होगी इस साल लास्ट ईयर आईमेंट से। बिल्कुल, वो स्वाभाविक था। बिल्कुल बिल्कुल। तो बट दिस बजट डज नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट जीएसटी, कैसे हम उसको वापस कूप करें। एक तो वो बात है, बट उसके साथ साथ ही लेकिन एक चीज है कि यहाँ पे हॉर्टिकल्चर में जो एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी वो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, उसका इसमें बजट मेंशन है। आगे इम्प्लीमेंटेशन पार्ट क्या रहेगा वो हम आगे देखेंगे, बट एटलीस्ट दैट हैज क्रॉप इंश्योरेंस जो थी, इंश्योरेंस जो है उसका बहुत ही पुरानी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी ऑर्चर्डिस्ट की, फार्मर्स की, तो उसका इसमें मेंशन है। और मैंने तो आया वर्कर्स का भी देखा, आशा वर्कर्स का भी देखा एंड कैजुअल लेबरर्स का भी देखा। हम तो सुनते आए हैं, मैंने कहा ना, मतलब ख्वाब तो इसमें बहुत सारे दिखाए हैं। आप इम्प्लीमेंटेशन पार्ट की तरफ हम देखें तो वो तो आने वाले टाइम पे देखा जाएगा। और अगर हम ओवरऑल देखें जो लास्ट बजट, देयर इज नथिंग डिफरेंट देन लास्ट बजट। प्रीवियस बजट था हमारा जे&के गवर्नमेंट का जो पेश किया गया था, बट आई डोंट सी एनीथिंग न्यू। बट ये कुछ चीजें हैं कि जो ये सीए कोल्ड स्टोरेज जो है उसका इसमें मेंशन किया गया है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि कुछ इसमें वो हॉर्टिकल्चर सेक्टर में थोड़ी सी बेहतरी आए। और दूसरी बात की सीएम साहब ने अबाउट टूरिज्म, इसमें टूरिज्म प्रमोशन को ये टूरिज्म प्रमोशन की का जिक्र किया है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि उसमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स हम देखें। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है दैट इज फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट, क्योंकि आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है जम्मू एंड कश्मीर में। तो इस बार सीएम हैज प्रॉमिस्ड फॉर फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट। ये कुछ चीजें हैं कि, बट ये मेन चीज है कि जीएसटी जो इन्होंने खुद एडमिट भी किया था कि जीएसटी कलेक्शन बहुत कम हुई थी, लेकिन उसका इस बजट में जिक्र नहीं। ओवरऑल देखें तो कुछ इसमें मतलब हाँ। और एक चीज है कि दे आर दिस he said, CM Umar in the assembly while speaking on budget, he said कि they are just moving a proposal for establishment of private university and some research institutions. That's also a big positive development because private sector में education देखें तो higher education sector में जो private education sector जम्मू एंड कश्मीर में बहुत कम है। बिल्कुल। पीरज़ादा हिदायतुल्लाह साहब, आपकी तरफ आएंगे। बहुत प्रैक्टिकली आप बोलते हैं, इस वजह से मैं चाहूंगा कि प्रैक्टिकली सवाल पूछूं। आपको लग रहा है कि इस मरतबा जम्मू कश्मीर के लोगों की ऐसी जो बेसिक डिमांड्स हैं वो इस मरतबा फुलफिल करने के लिए कोई प्लान रखा गया है, या पिछली मरतबा जो रखा गया था उसे पूरा किया जा चुका है? पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस प्रोग्राम में लाया। एज रिजवान साहब राइटली पॉइंटेड आउट दैट ये बजट काफी बड़ी है, हम इसको देख रहे थे। इट इज टू अर्ली टू कमेंट, लेकिन एज एन
इंजीनियरिंग एसोसिएशन और जो एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल। तो वी आर एक्सपेक्टिंग टू बिग थिंग्स टू कम आउट फॉर एम्प्लॉइज। मैं इंजीनियर्स के हिसाब से बात करूं राइट। तो 2018 में एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन हमें कैबिनेट डिसीजन हुआ था। सेम डे केएएस, एपीएस और इंजीनियर्स को कैबिनेट डिसीजन हुआ था। बजट भी उस दिन बजट में भी रखा था, तो उन दो का एसआरओ हुआ। और फिर इस बार इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को एसकेआईसीसी में ऑनरेबल सीएम हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर आल्सो, ही वाज द चीफ गेस्ट एट एसकेआईसीसी। तो ही प्रॉमिस्ड अस दैट आपको अगले साल इंजीनियर्स डे पे ये डिमांड नहीं रहेगी। सो वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू हैपन। टुडे इट हैज नॉट हैपन एंड देयर वर प्री बजट मीटिंग्स आल्सो बाय उमर अब्दुल्ला साहब। He has not called us जो genuine stakeholders है एम्प्लॉइज। आफ्टर ऑल वी आर द पीपल जो गवर्नमेंट की गवर्नेंस और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स और पॉलिसीज जो होते हैं, हम ही ग्राउंड पे उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमें तो नहीं बुलाया गया। तो कुछ तो लगातार ये 10 दिनों से जो चल रहा था मीटिंग सारे स्टेक होल्डर्स से, आखिर उसमें आप क्यों नहीं शरीक हुए? आप जैसे बहुत सारे हजरात शरीक हुए थे। वी ट्राई टू, हम एडवाइजर साहब से भी मिले, लेकिन एक जेन्युइन तरीका होता है। कल भी मैं एक प्रोग्राम कर रहा था, तो वहां पे बहुत सारे एम्प्लॉइज लीडर्स थे, तो नोबडी गॉट द इनविटेशन। तो आई थिंक उमर अब्दुल्ला साहब को एक कदम आगे आना चाहिए था कि हमें बुलाना चाहिए था कि आ जाइए, because it is not very easy to reach out to him on daily basis, and at the end of the day we can't beg for daily meetings on budget etc. लेकिन बजट की बात करें, पावर सेक्टर में अगर आप देखेंगे आज के बजट के बारे में भी, या लास्ट ईयर कुछ अच्छी स्कीम पावर सेक्टर के बारे में लास्ट ईयर आप तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्किल अपग्रेडेशन के लिए किया था। लास्ट बजट में अवार्ड्स रखे थे। आज तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं आया है, वो भी तो अभी पूरे इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। तो या आज लॉस रिडक्शन की बात की गई है, आज स्मार्ट मीटर्स इतने लाख लगे हुए हैं, आज 1700 और आपको कैपेक्स में दिए गए हैं। बहुत सारी चीजें पावर सेक्टर के लिए दी गई है। ग्रीन एनर्जी की बात कही गई है, सोलर की बात कही गई है, 200 यूनिट फॉर सोलर की बात की गई है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने वाले जो लोग हैं, इंजीनियर्स और एम्प्लॉय, बिल्कुल जाहिर है। मेरा भी यही सवाल था कि ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के आप जो है मतलब उन्हें देख रहे हैं, उसके अलावा आप बहुत सारे ऐसे दूसरे जगह पे है। तो अगर मुलाजिमत की बात थी, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने की बात थी, या इससे रिलेटेड कम से कम नौजवानों के लिए उन्हें साधने की बात थी, तो जाहिर है कि आप जैसे लोगों से बात करना चाहिए था। खैर, मैं आऊँगा उस चीज़ पर बाद में। रमीज साहब, मैं वेट कर रहा था आपके सवाल का मैं एक छोटा सा जवाब दूंगा जी। कि पावर सेक्टर में जो पिछले 20 सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर 1000% से भी ज्यादा इंक्रीज हुआ, तो दिस वाज अ नाइस अपॉर्चुनिटी फॉर उमर साहब टू गो फॉर द क्रिएशन ऑफ पोस्ट्स इन इंजीनियरिंग सेक्टर, स्पेशली पावर। और उस चीज की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो सकती थी। और दूसरा चीज कि ये जो डेलीवेजर्स है 50-60 हजार पावर सेक्टर में आए दिन उनकी जाने जाती है, तो आज उमर साहब का हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि स्टेटमेंट तो आ गई है कि दैट कमेटी विल सबमिट द रिपोर्ट, लेकिन हम उम्मीद करेंगे, आज उम्मीद कर रहे थे कि इन डेलीवेजर्स, बिल्कुल मैं इस चीज को छेड़ूंगा आपसे, क्योंकि देखिए आशा वर्कर हो, डेली वेजर्स, तो ये तो वो लोग हैं जो कैमरे के सामने में आए, मीडिया के सामने में आए और उन्होंने प्रोटेस्ट किया बड़े पैमाने पे, तब आपने उनके भलाई की बात की। क्या इसके अलावा दूसरे सेक्टर्स नहीं है? क्या इसके अलावा दूसरे स्टेक होल्डर्स नहीं मिले सीएम साहब को जो उनसे भी बात करते हैं और उन लोगों का भी भला होता? मुद्दतों से बहुत सारी मिसालें हैं मेरे पास। रमीज साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों की तरफ आऊंगा। रमीज साहब, एक बड़ा सवाल यह है, जैसा कि इससे पहले लगातार बाकी साथी हमारे बोल रहे थे, रेवेन्यू जनरेशन की जो सोर्सेज हैं, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि हमारे पास बहुत ज्यादा कम है, उतना ज्यादा नहीं है जितने दूसरे स्टेट में, लेकिन मैं ओवरऑल अगर मुल्क भर के दूसरे यूटी को देखता हूं या बहुत सारे स्टेट को देखता हूं जो जम्मू कश्मीर की तरह छोटी छोटी है, तो वहां पे बजट का बहुत बड़ा जो इन्हिसार है वो अपने यहां, मैंने सेंटर पे तो है ही, लेकिन अपने यहां भी वो बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका जो बजट का रेशियो है बहुत स्ट्रांग है और बहुत अच्छा है, वो आउटपुट बहुत अच्छा दे पाते हैं। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि पिछली बार भी जहां पे हमारी सबसे ज्यादा नाकामी देखने को मिली कि हम सिर्फ सेंटर पे ही इन्हिसार क्यों करें, डिपेंडेंसी हमारी दूसरों पे क्यों बढ़े? क्या हमारे पास इतनी सारी चीजें नहीं है, सोर्सेज नहीं है कि हम रेवेन्यू जनरेट कर पाए? नंबर 2, अगर नहीं है तो फिर उसके लिए स्टेट कदम क्यों नहीं उठा रही? क्योंकि पिछला बजट भी हमने देख लिया, अभी का भी बजट हमने देख लिया, ऐसी कोई भी चीज जो हमें समझ में आई हो, शायद अगर आप लोग हमें समझा पाए तो। देखिए,
आपने तो अच्छे सवाल पूछे। जम्मू कश्मीर की एक हिस्ट्री, इकोनॉमी और टेरेन की ये हालत रही है कि ऐसी इकोनॉमी शेप अप हुई है जहां अभी भी हम कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है और प्रोडक्शन काफी कम है। आपका सवाल वाजिब है कि अभी भी हमारे रेवेन्यू बनाने के जराए काफी लिमिटेड है, लेकिन मैं समझता हूं कि बतदरीज एक बेहतरी आई है। एक जमाने में जब पावर सेक्टर में काफी ज्यादा कम रेवेन्यू आता था, आज के दिन में मीटरिंग सिस्टम से बिल सिस्टम भी काफी रेगुलराइज हो गया, तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ सेक्टर्स में चीजें ठीक हो रही है। अब आके जाके ये रिफॉर्म कर रहे हैं कि वाटर पे भी शायद एक ये स्टैंडर्ड बिल सिस्टम लगेगा और भी दूसरे जो कंज्यूमर सर्विसेज यूज करेंगे उसका वो पे करेंगे और कुछ शायद कारखाने भी यहाँ पे लगेंगे जिससे हम प्रोडक्शन की तरफ मूव करेंगे। लेकिन अगर हम आज की बजट की बात करें, जो उमर अब्दुल्ला साहब ने ये कहा कि वाकईतन रियलिस्टिकली हमारा ज्यादा बजट सैलरी पेंशनर्स पे चला जाता है, ये तो उन्होंने रियलिस्टिक बात कही। और अगर मैं इसमें कुछ पॉजिटिव्स देखूं तो मुझे कुछ हटके चीजें अच्छी जो मुझे लगी इस बजट की, वो ये था कि उमर साहब ने कैंसर कंट्रोल स्ट्रेटजी की बात की, जो कि बहुत ही इनोवेटिव चीज है, क्योंकि जो आज तक किसी बजट में नहीं कही गई थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कैंसर डिजीज काफी भयानक रूप ले रहा है। तो ये जो कैंसर कंट्रोल स्ट्रेटजी के लिए एलोकेशन की बात की गई, ये एक अच्छा इकदाम है। बॉर्डर एरियाज में हम जानते हैं कि जब हालात यहाँ पे कशीदा होते हैं बॉर्डर पे, तो शेलिंग में ज्यादा बॉर्डर आवाम विक्टिम बनती है, जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर के भी दौरान देखा। तो बॉर्डर एरिया में जो बुलेट प्रूफ ये एम्बुलेंसेस की प्रोक्योरमेंट की बात है, ये काफी अच्छा ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर है और हम इसको वेलकम करते हैं। ये सख्त वक्त में हेल्प करेगा बॉर्डर एरियाज में ब्लड प्रूफ एम्बुलेंसेस का आना, ये एक अच्छी बात है। लेकिन जहां कुछ मायूसी भी है, मायूसी ये है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स और डेलीवेजर वर्कर आज देख रहे थे सरकार की तरफ की शायद उनकी रेगुलराइजेशन की बात आएगी, वो अभी तक नहीं आई है। और बतदरीज मिडिल क्लास जो जम्मू कश्मीर का है उसके लिए कभी बजट में ध्यान नहीं दिया जाता। मैं समझता हूं कि मिडिल क्लास के लिए भी जैसे दूसरे स्टेट्स में कुछ स्कीम्स होती हैं, क्योंकि मिडिल क्लास आजकल कंट्री में नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता जिस तरह हमारा देश आगे बढ़ता है। तो आगे जाके बजटों में मिडिल क्लास के लिए भी कुछ स्कीम्स होनी चाहिए जिससे वो बैलेंस कर सके अपनी इकोनॉमी को, अपने लाइफस्टाइल को। और एक अच्छी बात जो मुझे लगी इस बजट की वो ये थी कि टूरिज्म में एनवायरनमेंट के लिए जो एलोकेशन रखी गई है वो फ्यूचरिस्टिक इकदाम है। हमें टूरिज्म चाहिए लेकिन साथ साथ हमें एनवायरनमेंट भी चाहिए। जो एलोकेशन की बात की गई वो भी अच्छी बात है। तो मिक्स बैग है बजट, पॉजिटिव्स भी है, कुछ उम्मीदवार चीजें हैं, पॉजिटिव चीजें हैं, कुछ उम्मीदें टूट भी चुकी है जैसे कि डेलीवेजर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स की। तो ये मिक्स बैग फीलिंग है, ये तो होगा ही जम्मू कश्मीर जैसी इलाके में। खैर हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा कि आगे जाके हम और भी रेवेन्यू के जराए बनाएंगे, क्योंकि उसी से फिर जम्मू कश्मीर एक स्ट्रॉन्गर बजट पेश कर सकता है। अब एक चीज जो खास तौर पे आपने कही उसमें कैंसर के हवाले से, एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर के हवाले से, वो सारी चीजें हमें बहुत अलग लगी। और चूंकि सज्जाद गनी लोन साहब का कल का जो बयान था वो हमें थोड़ा सा अटपटा सा लगा, क्योंकि उन्होंने भी कॉपी कैट टाइप की बातें कही थी। ये वो चीजें हैं जिसमें आज जो बड़े ऐलानात हुए हैं उसमें बहुत सारी चीजें, खास तौर पे सेंटर में जो चीजें कही जा रही थी उस सेंटर के बयानात में, खासतौर पे सेंटर में जो ऐलानात हुए पीएम मोदी के जरिए, उन ऐलानात में, उस ऐलानात के बाद खासतौर पे जो है पीएम मोदी के ऐलानात के बाद सीएम साहब का जो बयान आया है उसमें साफ तौर पे ये लग रहा है कि हाँ, जो भी बयान हुए हैं वो कहीं ना कहीं सेंटर के बजट को देख करके लिया गया है। इस वजह से इन तमाम तर चीज़ों से परे हट करके मैं एक सवाल खासतौर पर करना चाहूँगा सैयद रिजवान जिलानी साहब आपकी तरफ। जी। हाँ, मैं अब आता हूँ सवाल पे। थोड़ी सी ऑडियो के जो है थोड़े से प्रॉब्लम आ रहे थे। खैर, प्रॉब्लम यह है इस वक्त कि आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वो सारे ऐलानात हैं जो बीच में आपने कॉपी पेस्ट कर दिए हैं सेंटर के यूनियन के बजट को देख करके। क्या आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि कैंसर की ऐसी बात अगर आप कर रहे हैं तो कितने % है जम्मू कश्मीर में कैंसर, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में बाकी रियासतों के मुकाबले में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है कि उसके ऊपर खास तौर पर फोकस किया जाए। क्योंकि अगर आपके पास और भी ज्यादा बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं तो उन प्रॉब्लम पर ज्यादा पहले फोकस करेंगे आप। I will differ here because अक्सर हम देखते रहते हैं कि जो कैंसर केसेस है दे आर ऑन राइज इन जम्मू एंड कश्मीर में भी, बाकी स्टेट्स में भी होगा। वी वेलकम अगर सीएम साहब ने इस बारे में कुछ
ठोस इकदाम उठाने की हाउस में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की, दैट्स ट्रू, बट मैं व्हाइल दिस डिबेट इज गोइंग ऑन, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू दिस बजट, मैं इसमें कुछ ऐसी चीजें देख रहा हूँ कि जो हमने पिछले साल से भी सुनते आ रहे हैं, बल्कि इलेक्शन कैंपेनिंग से, कि मैं अभी जैसे रवीज साहब मेरे भाई ने बात की रिगार्डिंग कैजुअल लेबर्स की बात की, तो पिछले 2 साल से हम सुन रहे हैं कि रोड मैप आएगा, रोड मैप, लेकिन वो रोड मैप कब कंप्लीट होगा, कब वो इम्प्लीमेंट होगा उनके रेगुलराइजेशन के लिए, वो तो अभी तक किसी को नहीं पता, बिकॉज अब तो 2 साल होने वाले हैं। जब इलेक्शन कैंपेन ही हो रही थी तब भी बोला था कि इनके लिए हम इनको रेगुलराइज करेंगे और रोड मैप लाएंगे, लेकिन तब से पिछला एक बजट भी चला गया, अब नया भी प्रेजेंट की, इसमें भी सिर्फ यही बोल रहे हैं कि रोड मैप हम तैयार करेंगे। इसमें यह भी नहीं हुआ है कि रोड मैप तैयार किया गया है, इसमें भी ये लिखा है कि रोड मैप लाएंगे हम सामने। और आई वाज मतलब थोड़ा सा मुझे आई मे बी रॉन्ग, बट इसमें दे आर मेंशनिंग अबाउट पास परसेंटेज ऑफ 10th and 12th स्टूडेंट्स। आई थिंक instead of bragging about the pass percentage, they should have talked about the enrollment, how our enrollment should increase, how our courses should be market relevant, how our because our higher education institutions are facing enrollment deficit. बच्चे नहीं चाहते हायर एजुकेशन में, मेन स्ट्रीम एजुकेशन में, वो डिस्टेंस मोड पे चले जा रहे हैं। और इन्होंने इसमें कहा कि हम कॉलेज भी नए बनाएंगे, कुछ और करेंगे, लेकिन बस बात यही कि परसेंटेज को मेंशन करने के बजाय अगर हम बात करें कुछ रिफॉर्मेटिव डिसीजंस की, कि स्कूल एजुकेशन को हम इनोवेटिव कैसे बनाए, रिफॉर्मेटिव कैसे बनाए, कैसे हम बच्चों को जो नॉलेज हम दे रहे हैं कैसे हम उनको स्किल्ड बनाए, उसके साथ ही इन्होंने कुछ मेंशन किया है कि नहीं, मैं यहाँ पे एक सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा। दरअसल मैं जो जिस हवाले से सवाल जानना चाहता हूँ, देखिए, एक होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, आप मुझसे बेहतर जानते हैं इस चीज को, एक होता है शॉर्ट टर्म प्लानिंग। हमें शॉर्ट टर्म में आम लोगों को राहत फौरी तौर पे मिल जाती है, और लॉन्ग टर्म में स्टेट के लोगों का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। लेकिन इस मर्तबा जो बजट हुआ, या पिछली मर्तबा जो बजट हुआ, ऐसा लगा कि उन्होंने सेंटर की कुछ चीजें सुनी और अपने जो वादे किए थे खासतौर पे मैनिफेस्टो में, वो उन वादों में से कुछ चीजें निकाल करके इसमें पेस्ट कर दी। और लॉन्ग टर्म में स्टेट के हवाले से आपने किसके ऊपर छोड़ा? वही तो बात है, तभी तो मैं कह रहा हूँ, जैसे रणवीर साहब ने भी कहा, इट्स अ मिक्स्ड बैग। तो अब इसमें ये मैंने कहा ना कि अभी इट विल बी टू अर्ली टू कमेंट कि आगे इस बजट का क्या हाल होगा, बट एक्सपेक्टेशंस पूरी मीट नहीं हो रही हर किसी सेक्टर की। जैसे मैंने कहा, कहीं कहीं अगर कुछ, जैसे मैंने अभी कहा था कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर को लेके हम बात करें, उसमें कुछ पॉजिटिव चीज नजर आ रही है, या ऐसे कैंसर मैनेजमेंट को लेके भी। तो बट बहरहाल expectation of all the stakeholders of different sectors have not been fulfilled in this budget. That's it. And there is nothing new in this budget when we have a look on the previous budget. I think that's the crux of this document. ठीक है, इन चीज़ों से परे हट करके जाहिर है कि अब चीज़ों को दोनों नाहिये से देखना पड़ेगा। पीरज़ादा हिदायतुल्लाह साहब, चूंकि इन चीज़ों से आप जुड़े हुए, देखिए, मुलाजिमत के हवाले से, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से जो चीज़ें उम्मीद की जा रही थी शायद उतनी नहीं है। अगर मैं रिकॉल सही से कर पा रहा हूँ तो 23,000 के समथिंग आसपास इन्होंने बोला था, और इतनी फास्ट बोल करके निकल गए उमर साहब कि उस चीज़ को समझना भी थोड़ा सा मुश्किल हुआ। खैर, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूँगा, क्या इस मरतबा या आने वाले टाइम पे इस सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से नौजवान उम्मीद रखे या नहीं रखे? पीएचडी करके बैठा हुआ है नौजवान, मास्टर्स करके बैठा हुआ है नौजवान, ग्रेजुएट्स है, और प्रोफेशनल कोर्सेज में भी बहुत सारे नौजवान हैं। जम्मू कश्मीर में स्पेशली खास तौर पे उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जॉब क्रिएशंस है नहीं। 370 आपने पहले ही हटा दिया, और अगर कोई जॉब निकल रही है तो वो ऑलरेडी उन लोगों के लिए निकल रही है जो एक्स सर्विसमैन अपनी सर्विस पूरी करके निकल चुके हैं, या निकल भी रही है तो दूसरे स्टेट में बहुत सारे लोगों को मिल जा रही है। मैं इन चीज़ों के खिलाफ नहीं हूं, मैं उन चीज़ों के खिलाफ हूं जिसमें आपने अपने लोगों को प्रेफरेंस नहीं दी, या लॉन्ग टर्म में कुछ ऐसा नहीं सोचा जिसकी वजह से हम कह पाएं कि हाँ ठीक है, हमारे ये बच्चे, हमारे नौजवान कल होकर के इनको जरूर जो है रोजगार के मौके अवसर पैदा होंगे। आपका टेक? देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज बोलूंगा, इट वाज अ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी फॉर उमर साहब टू विन द हार्ट्स ऑफ दीज कैजुअल वर्कर्स एंड डेली वेजर्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस। इफ देयर, देखो, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ इंजीनियर्स बट लुकिंग आफ्टर देम आल्सो। इफ देयर इज वन सर्विस who were of the desperate need of the compassion from Umar Saab and his government was these daily rated workers and casual workers, जिनके लिए ऑलरेडी कमेटी भी बनाई गई थी। तो एन एश्योरेंस हैज कम इन द बजट टुडे कि उनका हम जी स्ट्रक्चर्ड तरीके से करेंगे इन फेज्ड मैनर। तभी बिल्कुल आपके पैनलिस्ट भी सही वजह फरमा रहे थे कि हाउ द बजट टेक्स ए प्रैक्टिकल शेप विल बी एन आंसर, विल बी अ क्वेश्चन टू आंसर इन द कमिंग टाइम्स। लेकिन सो फार एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्प्लॉयमेंट इज कंसर्न, ऐसा तो कुछ दिखने को नहीं मिला कि
समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज बीइंग डन। हाँ, जो रिक्रूटिंग एजेंसीज है जिनको पोस्ट रेफर किए गए हैं तो उनको फास्ट ट्रैक किया जा सकता है, और ये जो कैजुअल लेबर्स और डिलीवेजर्स और आशा वर्कर्स और बाकी चीज है उनके लिए उमर साहब स्ट्रक्चर्ड तरीके से अगर ऐलान किया है तो आने वाले बजट में जब हम अगले साल होपफुली आपके पास मिलेंगे इन बिटवीन, विल बी एबल टू से यस समथिंग वाज प्रॉमिस्ड एंड दैट हैज टेकन अ प्रैक्टिकल शेप। बट एक चीज का ऐलान करना या प्रॉमिस करना ये बहुत अलग अलग चीजें होती है। तो सो फार देयर मतलब मैं तो यही कहूंगा, जैसे मैंने अपने एसीपी के बारे में कहा था, तो इंजीनियर्स अक्रॉस द जम्मू एंड कश्मीर वर वेटिंग फॉर दैट टुडे व्हिच हैज नॉट हैपेंड। बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। वी आल्सो अंडरस्टैंड दैट though we fail to understand why Umar Saab has not called us for pre-budget meetings. नहीं, ठीक है, अगर मैं आपके ही हवाले से पूछूं तो आप जिनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए हिदायतुल्लाह साहब, अगर आप जिनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, कल होकर के अगर वो आपसे सवाल करेंगे खासतौर पे अपनी जरूरियात के हवाले से, तो क्या आप कह पाएंगे कि सीएम उमर अब्दुल्ला साहब ने कुछ ऐसा प्लान दिया है जो आने वाले टाइम पे बेनिफिशियल होगा हम सभी के लिए? देखिए, आज की डेट में बहुत सारा पावर सेक्टर के बारे में कहा गया जो कि हो रहा है, लॉस रिडक्शन हो रही है, सोलर रूफटॉप, ग्रीन एनर्जी, सारी चीजें आ रही है। लेकिन जो करने वाले लोग हैं उनके लिए अगर कोई स्कीम देनी थी उनको तो नहीं मिला, अगर कुछ इंसेंटिव्स मिलने थे वो उनको तो नहीं मिला। हम करने वाले लोग हैं, हमने AT&C लॉसेस को 60% से 40 तक पहुंचाया, 40 से 20 में पहुंचा रहे हैं। हम मांग रहे थे एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, कैबिनेट डिसीजन हुआ है, 4 सर्विसेज को हमारे साथ कैबिनेट डिसीजन हुआ, उनको मिला, हमें नहीं मिल रहा है। So as of now I am unanswerable to people. तो मेरा जवाब अभी आज की डेट में होप के अलावा कुछ नहीं है। होप इज समथिंग विच इज जो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली एज ऑफ नाउ नथिंग फॉर मी एज एन इंजीनियर और एम्प्लॉइज के लिए एक एश्योरेंस है। हम दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, वी अंडरस्टैंड दैट गवर्नमेंट हैज सम प्रॉब्लम्स आल्सो, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आने वाले कुछ महीनों में जो प्रॉमिसेस किए गए एट लीस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस लोअर एम्प्लॉइज इट इज इंप्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट। बट एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बजट हर हाल में नहीं है हमारे लिए ये एम्प्लॉइज के लिए। ओके, तो ठीक है, अगर हम इन तमाम तर चीज़ों से परे हट करके हम ये देखें और समझने की कोशिश करें, अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लाइनअप में है, ख़ासतौर पे ठीक है ये रेवेन्यू जनरेशन की बात हो गई, जम्मू कश्मीर के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। थोड़ी दिनों के लिए हम मान लेते हैं कि बीच में हमारा जो पहलगाम इंसिडेंट हुआ या उसके अलावा जम्मू कश्मीर के साथ ऐसे हालात बने, उन चीज़ों की वजह से कुछ चीज़ों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा और अभी भी पड़ रहा। एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेज सरकार, जिसकी वजह से खास तौर पे ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस रूल्स और उन चीज़ों की वजह से खास तौर पे बहुत सारी चीज़ें रुक गई। 80,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई, जो प्रीवियस में कुछ पन्ने पलट रहा था कि अब तक क्या हुआ पिछले बजट से, उसमें करीब अगर मैं सही हूं तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा था कि शायद सैयद रिजवान साहब 80,000 करोड़ रुपए जो है उसमें खर्च हुए हैं और अलग अलग सेक्टर में। कल का बयान आपको शायद याद होगा, उन्होंने कहा कि सीएम उमर साहब ने कि कोई ऐसा MLA नहीं है किसी भी इलाके का, हल्के का, कॉन्स्टिट्यूंसी का जो ये कह सके कि उसके इलाके में ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हुआ है या चल नहीं रहा है या प्लान नहीं है, कुछ ऐसा। क्या वाकई जो चीज़ें हमें दिख नहीं रही है, शायद हमें उस तरह का आईना या चश्मा या दूरबीन लगानी पड़ेगी जिसकी वजह से शायद हमें दिख जाए, लेकिन आपको लग रहा है कि उमर सरकार दूरदर्श कुछ ऐसा प्लान कर रही है जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए भलाई भलाई है? देखिए, असेंबली में कुछ ऐसा बोलना कि वो कोई MLA की कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है जहां पर डेवलपमेंट नहीं हो रही है, और ग्राउंड लेवल की सिचुएशन देखना, देयर इज कंप्लीट कंट्रास्ट। आप अपने MLA से ही पूछे ना कि क्या उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम हो रहा है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा बूम, मतलब डेवलपमेंट बूम नहीं हो रहा है कहीं पे। कुछ ऐसे मतलब आप एक छोटी सी ड्रेन बनाएंगे, एक रोड को ब्लैक टॉप करेंगे, दैट डजंट मीन कि कॉन्स्टिट्यूंसी में काम हो रहा है। There are so many big projects which are pending. MLAs तो खुद बेचारे खुद परेशान हैं कि हमारी। चलिए मैं सवाल बदल देता हूँ, ये जो चुनावी बजट है या फिर जो है एक डेवलपिंग बजट या विकासवादी बजट, क्या कह सकते हैं इस बजट को हम? जैसे मैंने कहा ना कि इट्स टू अर्ली टू कमेंट, बिकॉज जैसे कि इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था कि हम जी 12 सिलेंडर देंगे, जब फिर गवर्नमेंट आए फिर बोला 5 साल के बाद हमारा रिपोर्ट कार्ड देखिए।
तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर इन्होंने आज बोला कि और किसी कैटेगरी को और 6 सिलेंडर दे देंगे, तो काश इन्होंने कहा होता कि जो हम पुराने वाले 12 सिलेंडर बोल रहे थे तो क्या वो मिले, और जो इलेक्ट्रिसिटी फ्री यूनिट्स वो कह रहे थे क्या वो मिले। तो अब आज और बोलना कि 6 सिलेंडर फ्री, मैंने कहा ना कि जैसे वी कैन ओनली होप फॉर द बेस्ट, दैट्स इट। ठीक है। मैं रमीज कहूँगा मखदूमी कि साहब, एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, बहुत देर से वो चीज़ें छूट गई थी और बीच में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से शायद मैं आपसे पूछ नहीं पाया। सवाल ये था कि ये हकीकत है कि उमर सरकार के पास चैलेंजेस बहुत है, बहुत ज़्यादा है, पहले के मुकाबले में तो अब और भी ज़्यादा है, और शायद आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा मिले। मैं नहीं जानता कि आने वाले दिन कैसे होंगे जम्मू कश्मीर और उसके लोगों के लिए, लेकिन फ़िलहाल जो ये बजट है, क्या आपको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इसमें कोई नुक्ता निकाल पाएगी, क्रिटिसिज्म कर पाएगी इन चीज़ों की जो अभी आज बजट में पेश किया गया? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें पॉजिटिविटी है, और मैं कहता हूँ 70% कुछ ऐसी चीज़ें जो समझ में आई कि ठीक है, ओवरऑल बेहतर ही होने वाला है, नहीं तो और क्या कर सकते हैं, उम्मीद ही कर सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि जो विपक्ष है वो इसमें कुछ ऐसा नुक्ता निकाल सकता है जो उनके लिहाज से फिट बैठे? क्योंकि इस वक्त जो पॉलिटिक्स है जम्मू कश्मीर की वो अपने अपने हिसाब से चल रही है, इलाके वाइज चल रही है। रमीज मखदूमी साहब से शायद थोड़ा सा हमारा जो है राब्ता टूट गया है, इस वजह से मैं चाहूंगा कि सीनियर जर्नलिस्ट साहब ही इस चीज़ का जवाब दे दें, उसके बाद मैं बाकी गेस्ट की तरफ आऊंगा। जिलानी साहब। जी, आप प्लीज सवाल रिपीट करेंगे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि इस मर्तबा का जो बजट है उसमें कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि विपक्ष इस बजट के किसी बिंदु पर सवाल उठा सकता है, किसी नुक्ते को उठा सकता है? और अभी जो पॉलिटिक्स चल रही है, खास तौर पे मैं चूंकि सियासी तौर पे इस सवाल को नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि अलग अलग रीजन, इलाके, लोग, धर्म, राजनीति, इन तमाम तर चीज़ों का बोलबाला ज़्यादा है। लेकिन चूंकि सरकार को जो बजट पेश करना या उसको इम्प्लीमेंट करना है वो सरकार को करना है, तो आपको लग रहा है कि इन चैलेंजेस के बावजूद खास तौर पे विपक्ष को कोई ऐसा बिंदु मिल सकता है? जी, ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी थिंग्स ऑन। एक तो होता है कि अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ लाइक अपोजिंग थिंग्स, कि वो अपोजिशन में बैठे हैं कि किसी भी चीज को लेके अपोज करेंगे, बट देयर आर सो मेनी इश्यूज। जैसे कि हम अभी जब से डिबेट ये स्टार्ट हो गया, जब हम बजट पे बात कर रहे हैं, कि मैंने भी खुद कुछ पॉइंट्स पे बात की, हिदायतुल्लाह साहब ने बात की, रमीज साहब ने बात की, एंड आपको तो खुद भी पता है कि सीएम साहब मतलब अकॉर्डिंग टू हिम कि जब से गवर्नमेंट बनी तब से आज तक तो बिजनेस रूल्स भी अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। बिल्कुल, मतलब बोलते ना वो किसमें कितना है दाम, वो तो अभी क्लियर ही नहीं है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। वही तो इसी वजह से सवाल भी पैदा हुआ। एग्जैक्टली, तो अपोजिशन के पास तो सबसे पहला सवाल यही है कि क्या वो ये बजट इंप्लीमेंट कर पाएंगे, कि जो सपने दिखाए क्या वो पूरे हो जाएंगे। तो तभी मैंने कहा कि वी कैन ओनली होप, बट अपोजिशन के पास बहुत सारे ऐसे नुक्ते हैं जिन पे वो मसला उठा सकते हैं, कि उठा सकते हैं, बिल्कुल। दीज कैजुअल लेबरर्स, जी, टॉक अबाउट दीज स्किल्ड यूथ, टॉक अबाउट दिस कैजुअल लेबरर्स, अदर एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉय सेक्टर है तो उनके लिए क्या है, तो उन पे तो ऑब्वियसली दे विल कॉर्नर की गवर्नमेंट। ठीक है। हालांकि ऐसा भी होता है कि आमतौर पे पार्टियां अपने अपने लिए, यानी खास तौर पे अपनी पॉलिटिक्स के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बचा करके रखती है। फिर ज़्यादा हिदायतुल्लाह साहब, आने वाले जम्मू कश्मीर के लिए और उसके हवाले से जो आज जो प्लान पेश किया गया, खास तौर पे उमर साहब ने जिन चीज़ों को पेश किया है, जैसा कि हमने पहले कहा था कि इससे पहले मैनिफेस्टो की कुछ चीज़ें इसमें नज़र आई, और बाद में जो सेंटर की बजट, यूनियन बजट पेश हुआ अभी, उसकी कुछ चीज़ें इसमें शामिल हुई। अगर ये सारी चीज़ें भी पूरी होती है तो क्या हम ये मान के चलें कि जम्मू कश्मीर के अवाम की ओवरऑल प्रॉब्लम जो है वो दूर हो सकती है? एटलीस्ट 50% तो दूर हो ही सकती है, और जो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हम कर पा रहे हैं उसमें किसी हद तक राहत होगी? देखिए, माई सेल्फ बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ पावर इंजीनियर्स एंड वाइस चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स और पावर एम्प्लॉइज भी देख रहा हूं, तो पावर, देखिए अगर मैं पावर सेक्टर की बात करूं, मैसिव डेवलपमेंट हो रही है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स काफी ज्यादा चल रही है, रिवाइवड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, इंफ्रास्ट्रक्चर हेवी बहुत ज्यादा आ रहा है बजट में। स्मार्ट मीटर्स लाखों में लग रहे हैं, 5 लाख स्मार्ट मीटर लगे हैं। तो और ये लगाए हैं केबल्स अलॉन्ग विद डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स। तो आज की डेट में 200 फीडर्स ऐसे हैं जिनको 24/7 पावर सप्लाई आज की डेट में चल रहा है।
मैं आई एम द रेजिडेंट ऑफ त्राल, जो कि एक जमाने में दूर दराज हुआ करता था। मेरे पास 24/7 पावर सप्लाई चलिए, है। मैं तो आपकी फील्ड से एक बड़ा सवाल करता हूं, फिर इसका भी जवाब दे दीजिएगा साथ में आप। देखिए, अर्बन एंड रूरल एरियाज की बात करें तो हमसे बेहतर जमीनी हकीकत क्या है आपको पता है। किस तरीके से बिजली पानी की समस्याएं हैं और रूरल एरिया में क्या कुछ सूरत हाल है वो आपको बेहतर तरीके से पता है। उसके अलावा दूर दराज के इलाकों में ठीक है वो मजबूरी सरकार की भी होती है, लेकिन जो मैनिफेस्टो में चीज़ें कही गई थी वो चीज़ें भी हमें नजर नहीं है, उस चीज़ का भी आभास नजर आया। और अब जो नया ऐलान हुआ है उसमें भी साफ तौर पे यही जाहिर है कि पुरानी चीज़ें नए, या कहिए कि पुरानी शराब नए बोतल में या नई शराब पुरानी बोतल में दे करके पेश कर दिया गया है। लेकिन बीच में जो कुछ शोशा छोड़ा था खासतौर पे मैनिफेस्टो के पेश करने के बाद उमर साहब ने, मैं इसे शोशा ही कहूँगा क्योंकि वो चीज़ें ऐसी थी जो कंट्राडिक्टरी पैदा करती है। खैर, अभी जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली बहरान बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह कुछ नए रूल्स हैं जिसकी वजह से आवाम के ऊपर बोझ पड़ रहा है, और एक ज्योग्राफिकल ऐसी वैल्यूज़ हैं जम्मू कश्मीर की जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम है सरकार के नज़र के सामने में। उसके अलावा एक जो पैक्ट है यूटी और सेंटर के बीच में जिसकी वजह से यहाँ की बिजली कहीं और सप्लाई कर दी जाती है, चाहे मुझे नहीं मालूम कि वो प्राइवेट हाथों में या नहीं, लेकिन हाँ सेंटर के पास है जो अभी तक वापस नहीं गया। इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए, नज़र में रखते हुए आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में इन चीज़ों में बेहतरी हो पाएगी? मैंने आपको यही कहा कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चल रही है उसकी वजह से काफी ज्यादा बेहतरी आ रही है। और J&K जियोग्राफिकली जैसा है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीच आउट टू द वेरी फार अवे एरियाज। आपको ये आप चीज अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन आज की डेट में आगे 15 इयर्स बिफोर पावर जाता था तो फिर इट वुड टेक समटाइम्स डेज। तो यू हैव 200 फीडर्स जिनको 24/7 पावर सप्लाई है। तो उम्मीद करेंगे कि आने वाले सालों में नॉट ओनली दैट इज नॉट विज़ दिस J&K बजट टुडे, दैट इज विज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। तो अगर ये इम्प्लीमेंटेशन बजट का होता है इन ओरिजिनल टर्म्स, जैसे यहाँ सब बात कर रहे थे, इट इज टू अर्ली टू कमिट, तो कुछ महीने लगेंगे, हमें दिखेंगे कि सरकार का मंशा क्या है और इम्प्लीमेंटेशन क्या है। मेरे हिसाब से जो पावर का आया हुआ है, मैं पावर की बात करूं या जो ये मतलब मैंने बजट देखा हुआ है, तो मुझे लग रहा है ग्रीन एनर्जी की बात की है, कैपेक्स की बात की है, लॉस रिडक्शन की बात की है, स्मार्ट मीटर्स की बात की है, केबलिंग की बात की है। तो there is a difference between lip and a sip. Let us wait for some months. Let us see the implementation. We as power employees and engineers are focused to implement these things on ground. What has been promised by the government. नहीं बिल्कुल, देखिए उम्मीद हिदायतुल्लाह साहब, उम्मीद तो हम कर रहे हैं, उम्मीद में कोई कमी नहीं है। आपने कहा था कि हम तमाम तर चीज़ों को दूर करेंगे, 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, उसके बाद पता चला कि नहीं भाई साहब, AAY अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो लोग आते हैं उनको देंगे, फिर नहीं स्मार्ट मीटर लगाओ पहले तब देंगे। क्या उससे पहले हम LG एडमिनिस्ट्रेशन में खंभों पे, पेड़ों पे लटके हुए तारों की मजबूरी में, या ढेर सारी ऐसी प्रॉब्लम थी सर। हमारे पास सिर्फ जम्मू या श्रीनगर स्मार्ट सिटी थोड़ी ना, या स्मार्ट सिटी को छोड़ दीजिए, जम्मू या श्रीनगर सिटी थोड़ी नहीं है, बहुत सारा है, 10 इधर 10 इधर। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, डिफिकल्टीज के बावजूद जो चीज़ें आज तक हकीकत है वो हकीकत ही रही है और उस चीज़ में कोई बदलाव नहीं हुआ। रूल्स, वादे जो भी आपने के बाद में आपने नए रूल लगा करके लोगों के लिए और दिक्कतें पैदा कर दी, और उसके लिए अब जो वादे आप कर रहे हैं तो वही है, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना। रमीज मखदूमी साहब आपसे, जी आप जवाब दे लीजिए पहले। खाली कि जो ये इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं उनके लिए आज कुछ नहीं आया बजट में। जो इंजीनियर्स और एम्प्लॉयज ये इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, आपने ये सवाल पूछा था मुझे कि क्या दिख रहा है आपको कि जमीनी हकाइक क्या है। हमने ये बताया कि हम कोशिश में लगे हैं, लेकिन द पीपल, द वर्क फोर्स हु इज डूइंग इट ऑन ग्राउंड, गवर्नमेंट शुड हैव रेसिप्रोकेटेड इन द फॉर्म ऑफ। सर जी यहाँ पे एक बेसिक प्रॉब्लम है जो मैं शायद अच्छे से नहीं समझा पाया आपको, या बता नहीं पाया, पूछ नहीं पाया। मेरा कंसर्न ये है, देखिए आपने आवाज उठाई, आप उस टाइम पे भी आवाज उठाते हैं जब कोई एम्प्लॉय अपनी जान को जोखिम में डाल के, खतरे में डाल करके दिन रात सरकार के लिए काम कर रहा है। उसके अलावा पूरी जिंदगी खपा देता है, उसकी नौकरी जो है रेगुलर नहीं हो पाती। हजारों ऐसे इशू हैं सर जी जो आपने उठाया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये चीजें आखिर सरकार की हेड लिस्ट में शामिल क्यों नहीं हो पाती, वही चीजें क्यों आती है? That is precisely my question, and that's it. What, as a journalist and a reputed channel, you should ask the government that
Why you are not reciprocating to these employees and engineers in the form of giving them something what is rightfully theirs? हमें भी तो अपने हक मिलने चाहिए। अभी तो वो लोग हैं जो सरकार के हम इस चीज को जो है पॉलिटिकल एक्सपर्ट रमेश मखदूमी साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि खास तौर पे ये जितना भी है जम्मू कश्मीर का जो बजट है, इन तमाम तर चीजों में जम्मू कश्मीर के लोगों, जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉयज पर निर्भरता क्यों नहीं है? ज्यादातर चीजें सेंट्रिक क्यों नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे क्यों है? जी देखिए, अपनी जम्मू कश्मीर की एक हिस्ट्री रही है कि टेरेन की वजह से जो आके अब मुश्किलात कम हो रही है, रेल नेटवर्क से, फास्ट ट्रांसपोर्टेशन से। तो आइंदा दिनों में जम्मू कश्मीर के जो यूनियन टेरिटरी या आगे जाके जब ये स्टेटहुड करेगी, इन एम्प्लॉयज का भी रोल क्रूशल है। अगर कहीं पावर रिफॉर्म्स लागू किए, वो तो यहाँ के जेकेपीडीडी ने ही लागू किए, इनके एम्प्लॉयज ने सार्थक कोशिशें की और वो लागू हुआ। लेकिन मैं ये एक अहम पॉइंट आपके नाज़रीन को बताना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती ये रही है कि यहाँ पे अवेयरनेस काफी कम है, जिसकी वजह से कभी कभी बजट में भी कमजोरियां रहती है या लोगों के दिमाग में भी कमजोरियां रहती है। मैं एक छोटा सा नुक्ता उठाता हूँ, हमारे यहाँ कश्मीर में पावर तो बनता है, मगर वो क्या है? दैट इज द हाइड्रो पावर। मैंने कई लेख भी लिखे हैं उसमें एज पॉलिटिकल एक्सपर्ट एंड जर्नलिस्ट कि जब कश्मीर में पावर बनता है वो तो ज्यादा उस वक्त बनता है जब पानी का बहाव फेवरेबल होता है, क्योंकि वी आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और विंटर में यहाँ पे पानी का बहाव न होने के बराबर है। तो ऐसी जैसी निटिग्रिटीज भी कश्मीरी लोगों को समझ में आनी चाहिए कि अगर हमारे पावर पोटेंशियल है वो समर में ज्यादा होता है, बिकॉज दैट इज लॉजिकल, क्योंकि हम हाइड्रो वाटर प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट को भी और आवाम को भी ये जानना पड़ेगा कि हमें अपनी थर्मल पावर कैपेसिटी को भी आगे जाके बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि विंटर में तो यहाँ लगभग पानी न होने के बराबर होता है दरियाओं में। तो हमें ये भी बात वाजे करनी होगी कि हमें पावर के रिसोर्सेज को भी डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा एज अ रीजन, एज अ स्टेट, एज अ यूटी जम्मू कश्मीर को। और जैसा कि आपने पहला सवाल उठाया, रेवेन्यू के जराए तो बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है। वाटर सेक्टर में रिफॉर्म्स हुए, जैसे मेरे भाई ने कहा, पावर सेक्टर काफी आगे बढ़ चुका है। एक जमाने में ना तो पावर रहता था ना तो रेवेन्यू आता था, आज तो पावर भी रहता है और रेवेन्यू भी काफी इंप्रूव हुआ है। और मेरा ये रहेगा कि सेंट्रल और जेके गवर्नमेंट को मिलके हॉर्टिकल्चर सेक्टर से मैक्सिमम बेनिफिट लेने पड़ेंगे। जूस फैक्ट्रीज लगानी पड़ेगी, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर की फैक्ट्रीज लगानी पड़ेगी, ताकि ये कुछ घरों को ही फायदा न दे, ये पूरे जम्मू कश्मीर और मुल्क से यहाँ के हॉर्टिकल्चर सेक्टर। उसके लिए रिफॉर्म्स की जरूरत है, उसके लिए आपको मॉडर्नाइज्ड जूस फैक्ट्रीज लगानी है, उसके लिए आपको बहुत सारे ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखना है कि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स का किस तरह से हो, ताकि वो जम्मू कश्मीर के और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके। बिल्कुल रमीज साहब, देखिए विकास की, डेवलपमेंट की तस्वीर बड़ी है जम्मू कश्मीर के संदर्भ में। अगर इस चीज को हम समझें तो वाकई डेवलपमेंट की, विकास की जो एक शरह है या दर है वो बहुत बड़ी है, यानी चुनौतियां भी बहुत ज्यादा हैं और तरक्की के मौके भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत नहीं देखने को मिल रही। प्रीवियस में भी हमने देखा था, जब बजट पेश किया गया तो उम्मीदें भी थी और सरकार भी नहीं, तो हमने बहुत सारी चीजें सोच ली कि चलो थोड़ी सी परेशानी आएगी जरूर, लेकिन एटलीस्ट कम से कम 40-50% लोगों के मसाइल दूर हो जाएंगे। क्या इस मर्तबा के बजट से हम ये उम्मीद कर सकते हैं एटलीस्ट 50% ही सही? जी देखिए, मेरे ख्याल से लोगों के मसले हैं, कुछ तो हल भी हो रहे हैं। मैं उस इलाके में रह रहा हूँ जहाँ कभी दिन में लगभग 24 घंटे पावर में से 20 घंटे पावर बंद रहता था। आज ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा या 1 घंटा बिजली चली जाती है दिन में। यानी कि मैं ये कहूंगा कि मैंने तो वो इम्प्रूवमेंट अपनी लाइफ में देखी कि मैं जहां 10 घंटे 15 घंटे शटडाउन देखता था बिजली, मैं फीस भी भरता हूं टाइम पे, एक दिन ना जाया करे हुए, लेकिन पावर भी वहां से मुझे मिलता है। तो ये तो एक बेहतरी है मेरी जिंदगी में, जिसको मैं छुपा नहीं सकता हूं। जैसे कि मेरे भाई ने कहा, तराल से वो है इलेक्ट्रिक यूनियन को हेड करते हैं, कि वहां पे भी पावर में इंप्रूवमेंट आई है, रेवेन्यू भी अच्छा हुआ है और पावर भी। अब वही हम देख रहे हैं कि पीएचई साइड से भी पानी के रिलेटेड भी रिफॉर्म्स हो रहे हैं। जो आप पानी यूज कर रहे हैं तो उसको भी बिलिंग सिस्टम के तहत लाया गया है। तो ये चीजें तो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है, ये नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है, मैं उस बात से नहीं। हाँ, अब ये है कि रेवेन्यू के जराए जमाने के साथ बढ़ाने पड़ेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट को लोगों और स्टेक होल्डर्स और गवर्नमेंट के साथ मिलकर हल करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में किसी भी स्टेट में इस वक्त इंडिया की या वर्ल्ड में जॉब नहीं है 100% की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से उनको एकोमोडेट करके। इसीलिए हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो खास तौर पे कई साथियों ने हमसे पूछा भी था, नहीं बिल्कुल हिदायतुल्लाह साहब भी एक कंसर्न जता रहे थे और मैं चाहूंगा कि इस सिलसिले में आप जवाब दें, फिर मैं उनकी तरफ आऊंगा। रमीज साहब, कि ऐसा क्यों है कि सरकार ऐसे स्टेक होल्डर्स से ही बात करती है जो उनके मर्जी, उनकी सोच, उनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से ही चल रही है? यहाँ पे बरसों ऐसे स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं जो बरसों जमीनी
तौर पे चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, काम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लिए तन मन धन लगा करके अपने आप को खपा चुके हैं, तो ऐसे लोगों की बातें क्यों नहीं सुनी जा रही है? और क्या अगर इन बातों को सुनी जाए जिसकी वजह से शायद उमर सरकार का भी फायदा हो, जम्मू कश्मीर के लोगों का भी फायदा हो, और आने वाले दिनों में हम ये कह सकें कि हाँ, जम्मू कश्मीर की खास तौर पे एम्प्लॉयज़ के हवाले से या अनएम्प्लॉयज़ के हवाले से भविष्य मजबूत होगा, क्योंकि यकीन ही नहीं है अभी फिलहाल। तो रमीज साहब, आपको लग रहा है कि उमर सरकार को इन वादों के साथ साथ प्रैक्टिकली ग्राउंड पे उतरते समय ही एटलीस्ट इनसे बात करनी चाहिए? आपने ये बहुत ही वाजिब सवाल कहा। उमर सरकार हो, एलजी साहब हो या मरकजी सरकार हो, जम्मू कश्मीर की एक ट्रेजेडी रही है हर किसी मसले को, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमी हो, एनवायरनमेंट हो, हमारी एम्प्लॉयमेंट का मसला हो या कोई भी हो, राइट स्टेक होल्डर से काफी कम बातचीत की गई है। ग्राउंड पे काफी सारे एक्सपर्ट्स हैं जिनको राइट नॉलेज है कि कैसे, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो, हॉर्टिकल्चर हो, चाहे मिनरल हो, माइनिंग हो, कैसे जम्मू कश्मीर को देश की तरक्की का एक इंजन बनाया जाए। लेकिन आज भी कमी है कि राइट माइंड से काफी कम बातें की जाती है और नॉन एक्सपर्ट्स ही ज्यादातर अपनी राय देते हैं, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, मैं मानता हूँ, 30-40 साल में हर स्तर पे पीछे रहा है। ये इसकी एक अहम वजह ये है कि नॉन एक्सपर्ट्स ने हर किसी फील्ड में अपनी टांग अड़ाई है। एनवायरनमेंट की बात वो करता है जिसको ग्रीन लॉज की पता नहीं है, जिसको इकोलॉजी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पता नहीं है। फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की वो बात करता है जिसको निटी-ग्रिटीज नहीं पता है कि पावर वर्ल्ड के क्या डायनेमिक्स है। ये बात मैं आपसे मुत्तफिक हूँ 100% कि जम्मू कश्मीर में राइट एक्सपर्ट से बात होनी चाहिए, तभी जाके यहाँ पे ऑलराउंड हर किसी फील्ड में तरक्की होगी और जम्मू कश्मीर तभी देश की तरक्की का बड़ा इंजन सामने आएगा जब राइट एक्सपर्ट्स। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने, और ये चीजें मैं समझता हूं इस बात को। हिदायतुल्लाह साहब, आखिरी चीज ये आपसे समझने की कोशिश करूंगा, क्या आप पॉजिटिव हैं आने वाले जम्मू कश्मीर के लिए, कल के जम्मू कश्मीर के लिए, फ्यूचर के जम्मू कश्मीर के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए? देखिए, वी बीइंग द बेसिक इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकार की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं, चाहे वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो या स्टेट स्पॉन्सर्ड फंड्स वगैरह है, तो वी हैव टू बी पॉजिटिव फॉर आवर पीपल। अगर कोई मोटिवेशन है हमें अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस, वी आर कमिटेड वर्क फॉर द पब्लिक। लेकिन इस बीच में जो हमारे राइट्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा, मैंने आपको अभी बात की, आपने एक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन की, अभी में इट्स नॉट द राइट टाइम टू मेक पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज एसीपी। कैबिनेट डिसीजन होने के बावजूद भी नहीं हो रहा है। व्हेन गवर्नमेंट हैज एनफ फंड्स to hike the salary and other things for MLAs, even in a UT. What denied them to give rights to the employees and engineers? तब तो उनको UT नहीं दिख रही है कहीं पे, तब तो कोई बंदिशें नहीं लग रही है, तो why बंदिश for us? ये उनको लगना चाहिए कि ये वर्क फोर्स जो है इनको दबाया नहीं जा सकता है। ऑनरेबल एलजी साहब हो, उमर साहब हो, एवरीबडी शुड इंटरवीन। ऐसा नहीं है, अच्छी चीजें नहीं हो रही, इन चीजों पे गौर करना होगा। और देखिए, आप नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा जम्मू कश्मीर? क्या सिर्फ कुछ गवर्नमेंट है? देखिए, आवर उमर साहब इज आवर पावर मिनिस्टर, अच्छी चीजें की उन्होंने सो फार एज आवर HR इश्यूज आर कंसर्न। लेकिन एक चीफ इंजीनियर को देखिए, यहाँ पे ACP क्या है? ACP इज गिवन टू KS एंड KPS पीपल। ACP का मकसद ये है कि अगर कोई हायर लेवल पे बहुत कम पोस्ट होते हैं, चीफ इंजीनियर और C लेवल पे, हर इंजीनियर को कम से कम वो ग्रेड दिया जाए। तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में मिल रहा है, KS KPS कॉलेज लेक्चरर्स को मिल रहा है और बाकी लोगों को मिल रहा है। तो व्हेन दे आर बीइंग गिवन दीज थिंग्स, व्हाई शुड इट बी डिनाइड टू अस? यानी एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि ठीक है, ये बजट, इससे पहले का भी बजट अच्छा है, इंप्लीमेंटेशन में कहीं कहीं रुकावटें हैं और हर एक सेक्टर को या स्टेक होल्डर्स को पकड़ के आपको चलना पड़ेगा, तभी जाकर के ग्राउंड पे एक्चुअल सिचुएशन को आप हल कर पाएंगे और फिर शायद जम्मू कश्मीर या फिर जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई हो पाएगी। क्योंकि अगर एक तरफ आप नजर रखे हुए हैं तो दूसरी तरफ कौन देखेगा? क्या वो जम्मू कश्मीर नहीं है? क्या वो जम्मू कश्मीर के लोग नहीं है? फिर इस तरह के सवाल पैदा होंगे अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग डिपार्टमेंट, महकमे में और अलग अलग रीजन में भी एटलीस्ट। और यही सारी चीजें तो हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर देखा जाए तो इन चीजों के लिए शायद सरकार को एक नए सिरे से गौर करना होगा। भले ही ये बजट आया है, उम्मीदों का बजट है और हर एक को उम्मीद है, क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन भी नहीं है। तो लोगों को उम्मीद है, स्टेक होल्डर्स को उम्मीद है, एक्सपर्ट्स को उम्मीद है और आने वाले दिनों में